सभी को मेरा नमस्कार। आप सबके बीच में आकर मुझे इस एक तरीके से इस सिचुएशन में और ख़ासकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर कपिल केसरी जी का, जिन्होंने मुझे और आपसे दोनों की बातचीत को रूबरू कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। ये उनका 55वां एपिसोड है और ये उनकी पिछले कुछ दिनों पहले मेरी जब बात हुई थी उस समय उन्होंने कहा था कि जो भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज़ वो सबके सामने रखना चाहते हैं। तो इसी क्रम में मैं भी अपनी बात अपना पॉइंट इस जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर रखना चाह रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से कपिल केसरी जी का धन्यवाद करता हूँ और मेरे साथ जो लाइव जुड़ रहे हैं सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरा जो आज का विषय है वो योगिक मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू कोविड-19 एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड। आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि ये जो समय है ये समय किस प्रकार का चल रहा है। इस समय को देखेंगे तो दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डिस्कशन हम आगे भी करेंगे। और सबसे जो नकारात्मक चीज़ है वो ये है कि सभी लोग जो है मृत्यु के भय से ग्रसित हैं, या कह लीजिए कि भय से ग्रसित हैं। अगर हम योग की परिभाषा में अगर इसको कहें कि एक प्रकार से ज्ञान का जो इस समय जो अस्तित्व है एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। जब व्यक्ति बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेता है और जब या अगर हम योग की भाषा में ये कहें कि ज्ञान जो है अहंकार लेके आ जाता है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है और अहंकार जो है एक प्रकार से ये कह लीजिए कि अविद्या है। और इस समय जो है अविद्या चारों तरफ फैली हुई है। सभी लोग इस सिचुएशन के लिए बहुत सारे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एनालिसिस है वो क्या है, वो क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। पूरी दुनिया एक तरीके से कोविड-19 की समस्या के समाधान के लिए समाधान खोज रही है, लेकिन वो समस्या का समाधान उनसे हो नहीं पा रहा। तो अब ऐसे समय में अगर हम इसको दृष्टिकोण अगर विस्तृत दृष्टिकोण में देखें तो इसके सकारात्मक पहलू भी है। इसका सकारात्मक पहलू ये है कि आप देखेंगे कि प्रकृति एक तरीके से अपने आप को रिवाइव कर रही है। अच्छा, एक ऐसा समय है जब कोई इसका नेता नहीं है, इस परिवर्तन का कोई नेता सामने नहीं दिखाई दे रहा है और परिवर्तन घटित हो रहा है। जो परिवर्तन जो घटित हो रहा है उसमें नेचर खुद लीडर है। इसमें प्रकृति ये कहें कि प्रकृति किसी को श्रेय नहीं देना चाहती है इस जो परिवर्तन की जो घटना घट रही है इस समय। और वो घटना जो घट रही है इस समय, वो परिवर्तन की जो घटना हम सब लोग देख रहे हैं उसको वो केवल अपने हाथ में लेना चाहती है। इसीलिए हम सब लोग घरों में हैं। हम सब लोग जो है अगर घर से बाहर भी निकल रहे हैं, जैसे लॉकडाउन अभी समाप्त हो गया है और लॉकडाउन जैसे ही समाप्त हुआ है हम घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो बड़े भयभीत हुए बाहर निकल रहे हैं। और इस समय अगर मैं श्री अरविंद की एक बात कहना चाहता हूँ, और उन्होंने ये मेरे पास एक किताब है भारत का पुनर्जन्म, और उन्होंने इसमें लिखा है कि विशेष युगों में कुछ आंदोलन होते हैं जब ईश्वरीय शक्ति अपने आप को प्रकट करती है और अपनी चरम शक्ति से मानव के सारे परिकल्पनों को तहस नहस कर देती है। अब यहाँ पे उन्होंने एक सावधानी कही है, वो कही है कि सावधान राजनेता योजना रचने वाले राजनीतिज्ञों की बुद्धिमानी का मजाक बना देती है और वैज्ञानिक विश्लेषण करने वालों के पूर्वानुमानों को भी झूठा
बना देती है। जितनी प्रचंडता और तीव्र गति से वह आगे बढ़ती है, उसका मानवातीत शक्ति होना स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। बौद्धिक व्यक्ति बाद में उस आंदोलन के कारण को ढूंढ निकालने का और उन तत्वों को उजागर करने का प्रयास करता है जिन्होंने उसे संभव बनाया, किंतु उस समय वह सरासर गलत होता है। प्रत्येक पग पर उसकी बुद्धि भूल कर बैठती है और उसका विज्ञान उसका काम नहीं करता। यही वह समय है जब हम कहते हैं कि इस आंदोलन में ईश्वर का हाथ है, वही उसका नेता है और उसे अपने उद्देश्य को पूरा करना ही है, चाहे मनुष्य के लिए उन साधनों को समझना कितना भी असंभव क्यों ना हो जाए जिनसे उसे सफलता मिलेगी। आप ये समझिए कि ये जो समय है वो मानवीय मन और मस्तिष्क और बुद्धि से परे का समय। इस समय हम जो समाधान सोच रहे हैं वो हमें समस्या का समाधान मिल नहीं रहा है। इतना समय हो गया है, वैक्सीन में भी इतना टाइम लग रहा है। अब आप देखेंगे कि रोज़ नए भूकंप आते हैं, बहुत सारी प्रकृति में हलचल है। प्रकृति में एक तरीके से पूरा का पूरा एक जो विक्षोभ पैदा हो रखा है। एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि बड़े स्तर पर प्रकृति का शोधन हो रहा है, और बड़े स्तर पर शोधन हो रहा है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो परिवर्तन का समय है, ये व्यवस्था परिवर्तन का समय है। और व्यवस्था का मतलब है एक व्यवस्था आती है और एक व्यवस्था जाती है। और ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 100 साल और 150 साल और 1000 साल में ये बदलाव आता है। और बदलाव ये हमारी एक प्रकार से एक कल्चर पे पूरा का पूरा प्रभाव होगा इसका, हमारी जीवन शैली पे प्रभाव होगा और हमारी जो सोचने और समझने की जो शक्ति है उस पर भी इसका गहरा असर दिखाई देगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये जो समय है, इस समय अगर हम ये कहें कि भोगवादी जो प्रकृति है या भोगवादी जो संस्कृति है उस पर ये तगड़ा प्रहार। आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो शहरी वातावरण के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है। मैं खासकर यहाँ उत्तराखंड में रहता हूँ, जो कि पूरा का पूरा हिल रीजन। अगर आप जियोग्राफिकली देखेंगे कि जो हिल रीजन के जो स्टेट्स हैं उनमें जो कोरोना ये जो कोविड-19 है उसमें कम एक तरीके से लोग इन्फेक्टेड हैं। और जो भी अभी जो केसेस मिल रहे हैं उसमें एक प्रकार से ट्रेवलिंग हिस्ट्री देखी जा रही है। जो बाहर से लोग आए हैं वो जो है वहाँ पे फैला रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि वो एक तरीके से प्रकृति के और एक तरीके से भारतीय संस्कृति के बहुत नज़दीक हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो समय है ये एक तरीके से भौतिकवादी की विदाई का समय है। जो भौतिकवादी संस्कृति है उसका जाना सुनिश्चित है। अगर आप भौतिकवादी संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन और क्योंकि ये जीवन के अस्तित्व के लिए संकट और मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक तरीके से चुनौती है। और ये मनुष्य के लिए चुनौती ही नहीं है, ये हम सबके लिए एक तरीके से सोचने और समझने और चिंतन करने का भी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभी जो भौतिकवादी संस्कृति में जब हम विश्वास करते हैं तो आप ये समझिए कि ये जो है हमको एक प्रकार से हमारे जीवन के हाथ धोने की तरफ लेके जाएगी। अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो हमको अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौटना होगा। क्योंकि अब आप ये मत कहिएगा कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। ऐसा कभी नहीं होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो यौगिक संस्कृति जिसको मैं कहता हूँ, यौगिक संस्कृति ही हमारा एक प्रकार से समस्त समस्याओं का एक तरीके से समाधान। जब हम यौगिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे यौगिक मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आसन और प्राणायाम हमने कर लिया और ये इसकी इतिश्री हो गई। आसन और प्राणायाम तो एक प्रकार से यौगिक मैनेजमेंट के एक दो पार्ट हैं, लेकिन जो सबसे पहला पार्ट है वो है यौगिक कल्चर, यौगिक संस्कृति। अगर आप यौगिक संस्कृति में नहीं आएंगे, यौगिक संस्कृति का एक मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। 2-4 उदाहरण में एक बात पहले आप समझिए कि यौगिक संस्कृति है क्या।
यौगिक संस्कृति का तात्पर्य है कि आप जब अगर प्राचीन योगियों की कथाओं को पढ़ेंगे, उनकी कथानकों का श्रवण करेंगे, तो उसमें आपको एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि जो व्यक्ति साधन सुविधाओं से हीन है और वो हिमालय या एक तरीके से ये कह लीजिए कि घने जंगलों में बैठा हुआ है, उसके पास अपने जीवन जीने की कुछ ही सामग्री उपलब्ध है, और उस समय अब आप ये देखिए कि राजा उसके पास जाता है और राजा जो है उससे कहता है कि मैं इस समस्या से घिरा हूँ और मेरा समाधान करिए। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जो साधनहीन है, जो सुविधाहीन है, लेकिन तपस्या रत है, जो ध्यान रत है, उस व्यक्ति के पास एक साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति जाके नतमस्तक हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो असली समाधान है वो एक केवल योगी के पास हो सकता है, एक तपस्वी के पास हो सकता है, और एक ऐसे जीवन जीने वाले के पास होता है जिसके जीवन में यौगिक संस्कृति परिलक्षित होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे जीवन में जैसे अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जो अगर आप भिरंड संहिता हठ प्रदीपिका उठा के देखेंगे तो उसमें योग मठ के लक्षण की चर्चा मिलती है। योग मठ कैसा होना चाहिए? और योग मठ ऐसा होना चाहिए कि वो चारों तरफ दीवारों से घिरा हो, उसके अंदर पानी का कूप भी हो, उसके अंदर यज्ञशाला की व्यवस्था भी हो, उसमें सारे आपकी भोजन और रहने के लिए स्थान भी हो। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा सा एक ऐसा एरिया जिसमें जीवन जीने की सारी सुविधाएं मौजूद। जो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना आई है, अगर आप योगी के मठ को देखेंगे, अगर हमारे ऐसे ही घर होते, जैसे दिल्ली मुंबई में जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, अगर काश हमारे पास ऐसे घर होते जिनमें हम सरवाइव कर पाते, दूसरा जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमारे घर में होती। अगर हमारा बड़ा सा घर होता तो उसमें सब्जियां उगी होती, गाय बंधी होती और उसमें यज्ञ होता। यज्ञ की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको एक यौगिक कल्चर के बारे में बता रहा हूँ कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उसमें जो जीवन जीने का जो तरीका था वो एक प्रकार से ऐसा तरीका था कि जो हमें एक तरीके से ये कह लीजिए कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाने वाली एक जो संस्कृति थी। अगर हम अपने बीच में फोन आ जा रहा है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर हम प्राचीन संस्कृति के एक तरीके से यौगिक संस्कृति के अगर हम पालन करते हैं तो हम उन बहुत सारी समस्याएं जो आने वाली थी उनको हम इस समय अच्छे से फेस कर रहे होते हैं। आप ये देखिए कि जो योगी व्यक्ति होता है वो एक फेवरेबल कंडीशन होती है और एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जो यौगिक संस्कृति है वो फेवरेबल कंडीशन की बात नहीं करती। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक योगी व्यक्ति है, अगर वो हिमालय चला जाता है तो हिमालय में कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है। वहाँ पे आपको स्नान करना और दैनिक नित्य कर्म करने के लिए भी आपके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति जो अच्छा खासा घर में रह रहा है और सीधा कोई जंगल में चला जाए या किसी कुटी बना के रहने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वो अनफेवरेबल कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि जो यौगिक संस्कृति है, अगर आप फेवरेबल कंडीशन में रहेंगे तो आपकी जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी है वो आपकी वीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अनफेवरेबल कंडीशन में जाते हैं तो बॉडी आपकी जो है उस अनफेवरेबल कंडीशन में लड़ने के लिए तैयार होती है। जब आपके पास कोई चैलेंज आता है तो मानसिक रूप से आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक योगी का अगर आप जीवन देखेंगे तो वो फेवरेबल कंडीशन से शिफ्ट होकर अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है, जहां उसके शरीर और मन को दोनों को चुनौती मिलती है। और जब शरीर और मन दोनों को चुनौती मिलती है और जब वो वहाँ पे वो सरवाइव करने लगता है तो आप यकीन मानिए कि उसके जो शरीर और जो मन है दोनों ही अपलिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब है दोनों ही उस कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन में वो सरवाइव करने लायक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यौगिक संस्कृति जो है एक प्रकार से अगर हम अपनाएं तो इस समस्या का हम एक तरीके से
प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जो सकारात्मक पहलू है उसमें आप ये देखेंगे कि लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई जो है 700 किलोमीटर साइकिल से पैदल चल रहा है या बहुत सारी चीज़ें। मैं एक भारतीय संस्कृति की एक बात और आप योगिक संस्कृति की बात एक और कहना चाहता हूँ कि जीवन जीने का सभी को अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को ही इस धरती पे जीवन जीने का अधिकार है। एक जो वायरस है, विषाणु है, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य को जीने का अधिकार है। लेकिन चूंकि दृष्टिकोण है, आप सोचते हैं कि केवल आप ही जिंदा रहेंगे, और इसी कारण से मनुष्य की जो अंतहीन जो प्रगति है, जिसमें विवेक नहीं है, और जो प्रगति अभी हमारे लिए हमने अपने सामने लेके आए हैं, वो हमारा वरदान की जगह अभिशाप बनती जा रही है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन शरीर की क्षमताएं थोड़ी बढ़ रही हैं। शरीर की क्षमताएं तो न्यून है। आपके शरीर की जो क्षमता है वो जितनी आपको गॉड गिफ्ट में मिली है, आप उतना ही, आप जैसे मान लीजिए एक समय आप भोजन करते हैं, कितना भोजन करेंगे? आप हाथी के बराबर तो भोजन नहीं कर सकते, या आप पूरे शहर भर के रसमलाई तो खा नहीं सकते। इसका मतलब है कि मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो सीमित हैं, लेकिन भोग की वस्तुएं असीमित हैं, और इन दोनों के बीच में मनुष्य ने सामंजस्य नहीं बिठा पाया है, और जिसके कारण वो बहुत सारे साधनों का, या एक तरीके से ये कह लीजिए कि प्रकृति का उसने दोहन किया, और प्रकृति के दोहन से जो हमें जो चीज़ मिली है वो ये सब आज की वर्तमान परिस्थिति के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और एक वायरस ने हमको घर बिठा दिया है, ये हमारी औकात है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भारतीय संस्कृति और वेदों की बात करते हैं तो उसमें सभी जीवों को, सभी, चाहे वो कीटाणु हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो मनुष्य, सभी को बराबर जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे उपाय भी हैं कि मनुष्य बचे कैसे, सरवाइव कैसे करे। तो उसके एक बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे उसका डिस्कस हम लोग करेंगे। और अगर हम ये देखें कि जो लॉकडाउन पीरियड है और जो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड है, आप ये देखिए कि हम एक सीधे हमको बताया गया और हम सीधे घरों में बंद हो गए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए किसी आदमी को कोई बड़ा बॉक्स लीजिए या टंकी ले लीजिए और उसमें सीधा उसको अंदर डाल दीजिए और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। ढक्कन बंद कर देंगे, लेकिन आप थोड़े देर बाद जब आप खोलेंगे तो वो मनुष्य की सामान्य स्थिति नहीं रह जाएगी। वो एकदम घबरा जाएगा, एकदम उसको भयग्रस्त हो जाएगा, अरे मुझे कैसे बंद कर दिया। इस समय सिचुएशन वैसी ही है कि मनुष्य को बहुत सारी जो हमारी जनता है उसको हम लोगों ने बंद कर दिया था, एकदम लॉकडाउन में कर दिया था। और एकदम जब लॉकडाउन खुला तो आपने देखा कि सड़कों पे भीड़ ही भीड़ दिख रही है, पेट्रोल पंप्स पे भीड़ है, आपकी एक तरीके से स्टोर्स पे भीड़ है, सब जगह। अब सरकार भी वो बोलती नहीं है, लेकिन हम सब लोग समझते हैं कि ये गाड़ी जो है हमारे हाथ से निकल चुकी है। लेकिन बात ये है कि इसमें सकारात्मक चीज़ें ये भी है कि ICMR ने अभी एक स्टडी की थी, उसमें ये बताया था कि कुछ लोग जो इन्फेक्टेड एरिया थे वहाँ पे एक सर्वे किया, लेकिन ये सर्वे किसी को बताया नहीं गया। और ये जो सर्वे है एक हिडन रूप में किया गया, जो उसमें बताया गया कि लोग जो है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड भी हो गए, लोगों को पता भी नहीं चला, और लोग जो है ठीक भी हो गए। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी की जो एक तरीके से रेजिस्टेंस है या जो इम्यूनिटी है, वो उसी ने आपको सरवाइव करने के लायक बनाया। अगर आप, हमारी जो यौगिक संस्कृति है, अगर आप उसका पालन करें तो आपकी इम्यूनिटी एक तरीके से उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही स्वयं भी जनरेट हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि जो पोस्ट लॉकडाउन जो सिचुएशन अभी है, और जो लॉकडाउन सिचुएशन से जब जैसे बाहर निकले, अब इसमें चुनौती बहुत सारी बढ़ गई है हमारे पास। चुनौती ये बढ़ गई है कि हम किससे मिल रहे हैं या किस दुकान पे जाके सामान खरीद रहे हैं,
तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानी पूर्वक चीज़ों को या अपने व्यवहार को रखना है। दूसरा है कि हमारा जो 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें बहुत सारी आपने देखा होगा, अखबारों में भी बहुत सारा देखने को मिला कि घरेलू हिंसाएं बढ़ गई हैं, बच्चों और जो महिलाएं हैं उन पे अत्याचार बढ़ गए हैं। कहने का मतलब है कि भगवान शिव ने तो विष पिया था एक बार ही, लेकिन जो घर में पत्नी या पति जो ताने मारते हैं वो जो विष पीने का, वो भी तो एक प्रकार से घर में बैठ के विष पीने के जैसा ही। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक बात और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि WHO ने जब आप उसकी साइट पे जाएंगे तो 2 तरीके से इन्फेक्शन की बात कही है उसने। एक ये कहिए कि जो 98% वो लोग हैं जिनमें माइल्ड इन्फेक्शन होगा और 2% ऐसे हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन होगा। अब आप ये देखिए कि जो माइल्ड इन्फेक्शन जिनमें होगा वो व्यक्ति जो है थोड़े से मेडिकल एक तरीके से मेडिकल केयर में रह के वो अपने आप को ठीक कर पाएंगे। लेकिन जो 2% केसेस हैं जिनमें सीवियर अटैक होगा इस वायरस का, उनमें जो है खासकर जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज से जो पीड़ित हैं या जिनको बहुत सारे जैसे डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उन लोगों के लिए इसका खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो 98% है पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन का 98%, इसका मतलब है कि ये 90% जिंदा रहने वाले लोग हैं। इसलिए इतना भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरी कल एक अभी इलाहाबाद के एक मेरे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उनके मोहल्ले में एक पॉजिटिव केस आया और पॉजिटिव केस आया तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको आइसोलेटेड कर दिया। फिर उसके बाद एक के बाद एक उसके फैमिली में केसेस आते गए और सबको आइसोलेटेड कर दिया गया। लेकिन जो फर्स्ट जो यंग जो एक तरीके से वो घर का मुखिया था, यंग था, कम से कम उसकी 35 साल की आयु थी और उसकी डेथ हो गई। और उसके घर में जो सबसे ओल्ड जो उसकी दादी थी वो 80 से 85 वर्ष की उम्र की थी, वो भी पॉजिटिव थी, लेकिन वो जो है कोरोना को फाइट करके वापस आ गई। जब उससे पूछा गया कि ये क्या, तो उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो इससे डर गया इसलिए मर गया, और मैं जो हूँ मैं अपनी 85 साल में भी अपने दिल को बना के रखी, मैं अपने आशा और विश्वास को बना के रखी, तो मैं इससे फाइट कर गई। अब आप समझिए कि जो आशा और विश्वास है, जो उत्साह और उमंग है, वो इसकी एक तरीके से पॉजिटिव मेडिसिन। अगर आप सकारात्मक चिंतन करते हैं, मैं आगे आपको एक बात बताऊंगा कि योगी कैसे सोचता है। योगी साधारण मनुष्य के जैसे नहीं सोचता, योगी उससे कहीं ऊपर सोचता है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस सिचुएशन को डील कैसे करते हैं, आप इस सिचुएशन में अपने आप को फेस कैसे करते हैं, इस सिचुएशन में अपने मानसिक स्थिति को कैसे अच्छा बनाए रख सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि एक व्यक्ति सीधे इन्फेक्टेड हो रहा है और वो उससे ग्रसित है, लेकिन हम जो इन्फेक्टेड नहीं है, प्रभाव तो हमको भी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर देखें तो हमें टेंशन, एक तरीके से हमारे ऊपर भी प्रेशर है। तो जो इन्फेक्टेड नहीं है और जो इन्फेक्टेड है, दोनों को प्रेशर बराबर रूप से है। अब आपको ये सोचना है कि आपको उसको हैंडल कैसे करना है, वो आगे तरीका हम आपको बताएंगे। पहले समझते हैं कि ये जो वायरस का कंसेप्ट है क्या। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति में देखें तो हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो हमारे वेद हैं। वेद किसी भी संस्कृति को जानने के लिए उसके ग्रंथ और साहित्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वो हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से अथर्ववेद, अथर्ववेद से ये पूरा का पूरा आयुर्वेद निकला। जब आयुर्वेद में आप जाएंगे तो आयुर्वेद में 2 तरीके के कीटों का जिक्र मिलता है। अब आप ये समझिएगा, बहुत ये नॉलेज बहुत शार्प है कि 2 तरीके के कीटों का वर्णन मिलता है, एक विजिबल है और एक इनविजिबल है। जो विजिबल हैं उनकी चिकित्सा अलग है, लेकिन जो इनविजिबल फॉर्म में है, जो हमको दिखाई नहीं देते, उनको यहाँ पे भूत रोग कहा है। भूत रोग, भूत का मतलब अब हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है कि भूत उनको कहेंगे जो अशरीरी है।
हम यहाँ पे आयुर्वेद की जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक बात ये जान लीजिए कि जो दिखाई नहीं देने वाली एनीमी है उसको हम यहाँ पे भूत रोग कह रहे हैं। और भूत रोग के निदान के लिए आयुर्वेद में एक अच्छी बड़ी बात है, उसमें कहा है शोधन। शोधन का कंसेप्ट आयुर्वेद से आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको इस तरह के जो हिडन एनीमी, अगर हम ये कहें कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, ये एक तरीके से हिडन एनीमी है, कहाँ छुपी है कोई पता नहीं। वैसे ही अगर आयुर्वेद के अनुसार अगर हम इसको इंटरप्रिटेट करें तो ये एक तरीके से भूत रोग की श्रेणी में आ जाता है। और भूत रोग की श्रेणी में जब ये खड़ा हो जाता है तो भूत रोगों के निदान के लिए हमारे यहाँ पे केवल एक ही विधान है आयुर्वेद के अनुसार है, वो है हवन, वो है शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण ही एकमात्र इसका उपाय है। अब वो शुद्धिकरण किस स्तर पे आप करते हैं वो आप जान लीजिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस के अनुसार आप बार बार हाथ धोइए, बार बार गर्म पानी से स्नान करिए, कपड़े जो है बाहर जाते हैं तो कपड़े आप जो है अलग निकाल के धोइए। अगर हम इसको कहें कि महर्षि पतंजलि ने शौच के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि शौच जो है आंतरिक और बाह्य, अगर हम शौच का पालन करते हैं तो ये एक तरीके से शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में जो शुद्धिकरण है वो दो तरीके से है। एक तो जो हम लोग हवन करते हैं, जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे हवन सामग्री मार्केट में अवेलेबल है, उनको खरीद के आप इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो यकीन मानिए कि जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो आपके चारों तरफ आसपास भी नहीं आएंगे। दूसरी शुद्धिकरण की एक और तकनीक है जिसमें आयुर्वेद में हम पंचकर्म के नाम से जानते हैं, और अगर हम उसी को अगर हम योग में जाएं तो योग में उसको षटकर्मों के नाम से सीधा सीधा वर्णित किया गया है। अब आप पॉइंट पे आ गए होंगे कि इस शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उसमें योग कहाँ फायदा कर रहा है। योग सीधे सीधे आपकी जो षटकर्म है वो षटकर्म सीधे सीधे आपको फायदा करेगी। चलिए इस बात को हम यहीं विराम देते हैं, अगली बात पे आते हैं कि जो यौगिक मैनेजमेंट है उसमें हम लोग पहले जो यौगिक कल्चर है उसकी चर्चा कर चुके हैं। जो दूसरा जो एस्पेक्ट है हमारा वो है यौगिक लाइफ स्टाइल। अब आप ये देखिए कि यौगिक लाइफ स्टाइल का मतलब है कि हमारा जो सोने से लेके उठने और उठने से लेके जो सोने तक का जो समय है हम वो कैसे स्पेंड करते हैं, वो उसको कहाँ खर्च करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम अपने जो हमारे रुचिकर कार्य हैं उनमें खर्च कर देते हैं, या ये कह लीजिए कि हम अगर कोई जॉब करते हैं या कहीं करते हैं तो वहाँ खर्च कर देते हैं। लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप खर्च कैसे करते हैं, क्या आप बेतरीके से या आपके समय का कोई ध्यान नहीं रखते। तो लाइफ स्टाइल में हमेशा याद रखिए कि जो योगी होता है वो अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक ठीक रखता है। ठीक ठीक का मतलब है कि उसका समय निर्धारित होता है। और लाइफ स्टाइल का अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह 5 बजे जग जाएं और रात को 9 बजे सो जाएं। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि जब जीवन के लिए जो ज़रूरी आपके अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल आपका काम करने के लिए आपके मन को और आपके शरीर को उत्साही बनाए रखे, वैसी लाइफ स्टाइल आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको 4 बजे उठ के जो है अच्छा नहीं लग रहा है, अब लाइफ स्टाइल सेट करने के लिए एक दिन का काम नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का काम है कि आप अपनी आइडियल जो लाइफ स्टाइल है उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को ज़्यादा ऊर्जान्वित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जैसे मनुष्य की प्रकृति सात्विक, तामसिक और राजसिक होती है, तो तीनों प्रकृति के मनुष्य इस धरती पर मौजूद है। और जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा स्वाभाविक रूप से वो जो है रात में जगेगा, और जो राजसिक प्रवृत्ति का होगा स्वाभाविक रूप से है कि वो दिन में भी और रात में भी कभी भी जगेगा, और जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा वो सुबह 4 बजे उठ जाएगा। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार जो है अपनी लाइफ स्टाइल को निर्धारण करिए। आप अपनी लाइफ स्टाइल का निर्धारण अपनी प्रकृति के अनुसार करिए। और प्रकृति में थोड़ा बदलाव जो है, अगर आप मान लीजिए अपनी तमस से सात्विक में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धैर्य रखना चाहिए और धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है
जो एक व्यक्ति जो है तुरंत ही देवता बन जाएगा या तुरंत ही राक्षस बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक समय लगता है, एक प्रोसेस लगती है। जैसे जब आपके साथी होंगे बहुत सारे, और या एक ये कह लीजिए कि जो शहर में जो गुंडे होते हैं वो एक दिन में नहीं बनते, उनका एक समय लगता है हर चीज़ का। तो लाइफ स्टाइल भी उसी तरीके की है, आपकी अपनी जैसी प्रकृति है उसको वैसे सेट करिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। लाइफ स्टाइल में 4 चीज़ें आप शामिल कर लीजिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा। एक रिलैक्सेशन, आप अपने लिए रिलैक्सेशन का समय निकालिए। जब रिलैक्सेशन के लिए जो योग में टूल हैं वो योग निद्रा है, शवासन है, या ध्यान की कोई विधि है, उसको आप अपना लीजिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। अगर माइंड रिलैक्स होगा तो आपके थॉट्स भी रिलैक्स होंगे और अच्छा निर्णय आप ले पाएंगे। दूसरा, वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट में आप आसनों के अभ्यास को, सूर्य नमस्कार को शामिल कर सकते हैं। फूड हैबिट को आप चेंज कर दीजिए। फूड हैबिट इसलिए चेंज करिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, या बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होती। लेकिन जो कम खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। दूसरा, थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग पैटर्न आपका जो है वो थोड़ा सा आपकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं। थिंकिंग पैटर्न के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी है योगिक टेक्निक्स। योगिक टेक्निक्स, अभी देखिए हमने कल्चर की बात की, हमने एक तरीके से योगिक लाइफ स्टाइल की बात की, और योगिक लाइफ स्टाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन पहले डिस्कशन करेंगे योगिक व्यू ऑफ लाइफ का। हमने आपसे कहा कि योगी कैसे सोचता है, तो योगी साधारण मनुष्य के जैसे नहीं सोचता है। योगी जो सोचता है वो बियॉन्ड सोचता है। घटनाएं उसको प्रभावित नहीं करती है। घटनाओं जब आती है जीवन में तो उन घटनाओं के परे सोचने का भी वो जो है अपने दिमाग में मादा रखता है। कहने का तात्पर्य है कि एक जो साधारण मनुष्य होता है, जब घटनाएं घटती हैं तो वो घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं, और वो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उन घटनाओं से वो टूट जाता है। लेकिन योगी उन घटनाओं को जो है एक तरीके से वो टूटता नहीं है, वो उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि ये जो चुनौती के रूप में ये घटना आई है मेरे जीवन में, और मैं इससे पार पा जाऊंगा। बस योगी और साधारण मनुष्य के जीवन में सोचने का यही तरीका है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो योगी होता है, जिस लाइफ स्टाइल को वो जीता है, तो वो सर्वाइवल, जो एक तरीके से सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं ढूंढता है। जैसे मान लीजिए मुझे गर्मी लग रही है, मैं अभी मेरे ऑफिस का एसी ऑन कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, ये फेवरेबल कंडीशन डेवलप हो गई। लेकिन अगर योगी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मैं सर्वाइवल, एक तरीके से जो अनफेवरेबल कंडीशन है, मैं उसमें ज़्यादा अपने आप को चैलेंज, एक तरीके से मैं उसको चुनौती के रूप में लूँगा। तो ऐसा जो सोचता है, और ऐसे सोचने की अभी आवश्यकता है, खासकर इस जो अभी जो पीरियड चल रहा है, पोस्ट लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास घर में बहुत सारी चीज़ों की अभाव हो, क्योंकि इस समय सरकार भी, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी सीधे सीधे डाउन जा रही है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ रही हैं जो, और आने वाले समय में और तेज़ी के साथ इस तरह की परिस्थितियां बदलेंगी बहुत तेज़ी के साथ। और जिसमें हो सकता है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे मज़दूरों को आपने देखा होगा कि हज़ारों किलोमीटर चले गए। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो मज़दूर हज़ारों किलोमीटर चला और वो वहाँ जाके उसका टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला, तो जो हज़ारों किलोमीटर चल के वो नहीं मरा, इसका मतलब है कि वो एक तरीके से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो स्ट्रांग होता है, वो एक तरीके से इसी तरीके की सिचुएशंस में ही डेवलप होता है। जब तक आप अपनी अगर आप डब्बा बंद फूड खाते रहेंगे और एसी में बैठे रहेंगे और सारी की सारी सुविधाएं भोगते रहेंगे, और फिर आपको छोटा सा वायरस, छोटा सा बैक्टीरिया, छोटा सा मलेरिया का मच्छर आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है।
कहने का तात्पर्य है कि हमको जो है योगी की तरह सोचना है। इस सिचुएशन में हम अपनी मानसिक स्थिति को अपने आप के ऊपर एक तरीके से विश्वास बना के रखना, और विश्वास इस स्तर पे ले जाना है जैसे अगर मैं ये कहूँ कि यम नियम की मैं यहाँ पे चर्चा करता, लेकिन समय अभी है नहीं, लेकिन यम नियम की कुछ बातें हैं। जैसे मान लीजिए नियम ही है, उसमें श्वास संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की बात आती है। तो श्वास संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, अगर हम ये 5 चीज़ें देखें तो इस पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में ये 5 चीज़ें अगर कोई व्यक्ति अपना ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है इस तरह की सिचुएशन कोई इफेक्ट डाल पाएगी। क्योंकि तपस्या का मतलब है, आप जानते हैं, तपो द्वंद्व सहनम, शरीदी गर्दी, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इसको सहन करना। अब आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हो कि तपस्या करने के लिए काश मैं हिमालय जाता, काश मुझे एकांत मिलता, लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सारे लोग योगी ही लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है, आपके खुद के अनुसंधान का समय है, अपने आप के मूल्यांकन का भी समय है। क्योंकि ये मूल्यांकन का समय आपकी इम्यूनिटी का मूल्यांकन है, आपकी योग के प्रति निष्ठा का मूल्यांकन है। ऐसा सोचिए कि अगर मान लीजिए आप भी, अगर वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि एसटीडी ये बताती है कि एक बार ये पूरे सब लोगों को होना है ये एक तरीके से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। तो ये हमारी एक तरीके से टेस्टिंग है। अगर टेस्टिंग है, अगर हम वाकई में रियल योगी हैं तो हम इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, जैसे श्वास संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अगर फिर भी आपका मन डूबता हो, आपका मन निराशा में जाता हो, आपका मन अवसाद में जाता हो। अब अवसाद की बात चल रही है, बॉम्बे में एक बड़ी घटना घटी है, इसके पीछे अभी विवेचना चल रही है, हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसमें एक जो बात निकल के आई है मोटे तौर पे, उसमें डिप्रेशन भी एक कारण बताया गया है। तो ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे लोग डिप्रेशन, बहुत सारे लोग मानसिक तनाव, बहुत सारे लोग एक तरीके से अवसाद में जा रहे हैं। तो उसमें बचने के लिए केवल हमारे पास एक सहारा बचता है, जिसको हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो भगवान को अगर हम मानते हैं अपने जीवन में, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके प्रति समर्पण कर देना चाहिए। और समर्पण का मतलब है कि समर्पण व्यक्ति का तब तक नहीं होता जब तक उसके पास अवलंबन होते हैं। अवलंबन का मतलब है सहारा। जब व्यक्ति पे आफत आती है तो वो सहारा ढूंढने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई तकलीफ आए तो आप सहारा ढूंढेंगे कि मेरा भाई है, मेरा जो है दोस्त है, वो इस समय वो जो है मेरी मदद कर देगा। लेकिन जब आपके सहारे छूट जाते हैं, कोई नहीं होता है, तब एक केवल ईश्वर काम आता है। और ईश्वर के प्रति जब शरणागति होती है तो मुझे लगता है कि ईश्वर हमारी सहायता जरूर करता है। और ईश्वर सहायता ही नहीं करता है, हमें उस एक तरीके से उस सिचुएशन से उबार भी लेता है। और ये हमारे अपने जीवन के अपने निजी अनुभव भी हो सकते हैं। जब जब आपने भगवान को पुकारा होगा तो वो भगवान ने आपको जरूर सहायता दी होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैंने प्रकृति को पुकारा या परमात्मा को पुकारा और मुझे सहायता ना मिले। ऐसे व्यक्ति आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि यह हमारे सभी के जीवन का ये अनुभव हो सकता है, और मुझे लगता है कि सभी के जीवन का अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने मन को नीचे ना गिरने दें, क्योंकि मन नीचे बहुत तेज़ी के साथ गिरता है और इसको ऊंचा उठाने के लिए हमको बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो इस समय स्वाध्याय की बहुत ज़रूरत है। स्वाध्याय का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वाध्याय का मतलब महाभारत और रामायण और गीता और उपनिषद और वेदों को ही पढ़ना है। यहाँ पे स्वाध्याय का अर्थ है कि आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें आप अगर ऐड करते हैं तो वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है। चाहे वो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, नया ज्ञान सीख रहे हैं, मान लीजिए आप योग के छात्र हैं, अगर आप मनोविज्ञान के कुछ कोर्स कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये स्वाध्याय के अंतर्गत ही है। मनुष्य अपने आप को जो है समर्थ और सक्षम बनाने के लिए वैचारिक और बौद्धिक तौर पे अगर वो सक्षम बनता है तो ये एक स्वाध्याय का ही एक गुण है। और स्वाध्याय का गुण जो है मनुष्य को
उसकी जो वैचारिक स्तर है उसको गिरने नहीं देता। मनुष्य गिरता है उसके विचारों के कारण, उसके विचार जैसे गिरते हैं तो फिर उसकी भावनाएं भी विचारों के साथ बढ़ती चली जाती है। और विचार और भावनाओं को ऊंचा उठाने का अगर कोई काम करता है तो वो स्वाध्याय ही कर सकता है, क्योंकि विचारों को ऊपर उठाने के लिए स्वाध्याय से अच्छी कोई भी तकनीक नहीं है। स्वाध्याय के लिए आप जरूरी है आप बहुत अच्छे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जो आपके अच्छे जो सकारात्मक दोस्त हैं उनसे आप बात करिए। वो भी एक प्रकार से सत्संग जिसको हम लोग कहते हैं उसकी श्रेणी में आ जाता है। आप अच्छे आपके पास सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, बहुत सारी अब तो भारत सरकार ने स्वयं पोर्टल और डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से आप सकारात्मक चिंतन के लिए अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खोज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई सकारात्मक चीज़ें उपलब्ध नहीं है, सकारात्मक चीज़ें उपलब्ध हैं, वो सब आप उसका इस्तेमाल करिए। और दूसरी चीज़, न्यूज़ कम देखिए, न्यूज़पेपर्स कम पढ़िए, ताकि वो जो नकारात्मकता है वो आपके मन में हावी ना हो पाए। दूसरी चीज़ जो यौगिक तकनीकों में हम अब सीधे यौगिक तकनीक पे आते हैं। हमने आपसे कहा था कि यौगिक तकनीकों में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो षटकर्म है, और षटकर्म में भी खासकर जो रेस्पायरेटरी और रेस्पायरेटरी एक तरीके से सिस्टम से जो जुड़ी हुई जैसे कपालभाति हो गई आपकी, कपाल, दूसरा आपका जो ध्वति है। हमें बीच में दूरदर्शन के एक जो श्रीवास्तव जी हैं, एडिटर हैं दूरदर्शन में जो डीडी न्यूज़ हैं, उनका एक मैं कार्यक्रम देख रहा था। उसमें यूएसए की घटना का वो जो यूएसए के व्यक्ति हैं वो अपना मुझे जब उस इन्फेक्शन हुआ तो उस समय उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने वो शेयर किया था, और वो उस एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कंडीशन में पहुँच गया था जब मुझे हॉस्पिटलाइज्ड करने जा रहे थे, लेकिन मुझे एकाएक ध्यान आया कि एक कुंजल भी एक कोई क्रिया है, उसको कर लेने से शायद मुझे आराम मिल जाए। वो थोड़ी देर के लिए कुंजल उन्होंने किया, और कुंजल करने के बाद जो है वो रेस्ट के लिए चले गए, और फिर उन्होंने देखा कि शाम को अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। तो कहने का मतलब है कि एक बार कुंजल करने से व्यक्ति अगर अपने आप को रिलीफ में लेके जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे षटकर्म जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, शोधन, वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपके लिए जो शुद्धि क्रियाएं हैं, खासकर कुंजल है, नेति है, इनको आप अवश्य अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कर लीजिए। हफ्ते में 2 दिन इसको ज़रूर आप करिए। और नेति आप रेगुलर कर सकते हैं, जल नेति, तो सूत्र नेति भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। आसनों में आप सूक्ष्म व्यायाम सब लोग कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सूक्ष्म व्यायाम ना करता हो। बड़े से लेके बूढ़े तक सब लोग सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, और सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही पावरफुल तकनीकें हैं। दूसरा, सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा यहाँ पे एक पूरा आसनों का एक पैकेज है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन हैं जिसकी आप लोगों ने काफ़ी चर्चा सुनी होगी, उसको यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लग रही है मुझे। मैं प्राणायाम के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ। प्राणायाम का मतलब है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सब लोग प्राणायाम कराए जा रहे हैं, लेकिन एक प्राणायाम में जो सबसे खास बात ज़रूरी है वो है कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि जो प्राणायाम है उससे पूर्व आपको नाड़ी शोधन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए नाली होती है, बाकायदा एक पाइपलाइन होती है, उसमें से आपका गंदा पानी बाहर निकलता है, लेकिन उसको भी सफाई की ज़रूरत होती है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और आपके घर में गंदगी फैलने लगेगी। अब आप ये समझिए कि प्राणायाम करने से पूर्व आपको अपनी नाड़ियों की शुद्धि करना भी ऐसे नाली साफ करने जैसा ही। अब आप समझ गए होंगे। हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता और जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं उनमें नाड़ी शोधन का जिक्र मिलता है।
अगर आप नाड़ी शोधन नहीं करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अब वहाँ तो कहा है कि 6 महीने तक नाड़ी शोधन करना चाहिए, तो अब आपके पास 6 महीने तो है नहीं, लेकिन उस समय क्या करना चाहिए? तो आपको कम से कम 10 मिनट जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद ही अन्य प्राणायाम करना चाहिए। अन्य प्राणायाम में खासकर इस सिचुएशन के लिए सूर्यवेदी है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, ये 3 प्राणायाम तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो सूर्यवेदी प्राणायाम है उसके लिए कीटों को खत्म करने वाला कहा गया है कि जो कृमि दोष है उसको नष्ट कर देता है। तो हम जैसे आयुर्वेद की जब चर्चा हमने की थी तो उसमें तो अदृश्य फॉर्म में चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है जहाँ तक टेक्स्ट की बात है तो वो सूर्य वेदन और भस्त्रिका इसमें बड़ा लाभकारी है, और मानसिक शांति के लिए भ्रामरी बहुत जरूरी है। इसके साथ आप ये प्राणायाम जरूर करिए। दूसरा प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब ये समय मन को साधने का समय है, मन को भटकाने का समय नहीं है, और भटकाने का समय नहीं है, भटकने का भी समय नहीं है, क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधु मोक्ष। मन को मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण दोनों कहा गया है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और मनुष्य का मन ही उसका मित्र है। आप ये देखिए कि आप अपने मन को शत्रु बनाना चाहते हैं या मित्र बनाना चाहते हैं। अगर मित्र बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए, और मित्र जो है आपका मन जो है आपके मित्रता के जैसे काम करे, आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाए, क्योंकि प्रत्याहार का मतलब ही है कि अब आप दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, आप सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, आप जो है अपने आप को जो बिखरा हुआ है उसको आप समेट रहे हैं। तो प्रत्याहार अगर आप कर ले जाते हैं तो धारणा की शक्ति विकसित होने लगती है, और जब धारणा की शक्ति विकसित होती है तो ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि की अवस्था आ जाती है। और ध्यान के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में ध्यान के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे, अगर जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप आंखें बंद कर लीजिए और सामने से उगता हुआ सूर्य देखिए, हिमालय सामने दिखाई दे रहा है और हिमालय के पीछे से सूर्य उग रहा है, तो ये एक तरीके से ध्यान नहीं है, मेरे हिसाब से ये कल्पना है। और कल्पना, अच्छी कल्पना करने से भी हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। अच्छी कल्पनाएं करने से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, और कल्पना ही ध्यान का एक आधार बन जाती है और चित्त को ध्यान में जाने के लिए। अगर लेकिन वर्तमान में कल्पना को ही ध्यान समझ लिया गया है। जैसे आपका मन बाजार में भी भटकता है, कहीं और जगह भी जाता है, तो उसका मतलब वो ध्यान नहीं हो गया। तो ध्यान के लिए थोड़ा सा, जब तक आप धारणा में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप ध्यान समझ नहीं सकते। और धारणा समझने के लिए आपको प्रत्याहार समझना पड़ेगा। प्रत्याहार जब तक आप अपने जीवन में नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि धारणा, ध्यान और प्रत्याहार की बात करना या समझदारी होगी। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका समय 15 मिनट ज़्यादा ही ले लिया है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन तो मेरे उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं इसको एंड ही करता हूँ।